स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थियों की लगातार आ रही डिमांड के अनुसार इतिहास का जो नया सेशन शुरू किया गया है, जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में शुरू करने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वह प्राचीन भारत का इतिहास करके स्टार्ट होगी। लेकिन हम हिस्ट्री को जानेंगे, इतिहास को जानेंगे, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस सीरीज के माध्यम से अगर आपका भरपूर मुझे सहयोग मिला तो मैं इसको पूरे लेक्चर आपको करवाने वाला हूं। पूरे वीडियो लेक्चर आपको मैं यूट्यूब पर अपलोड करके दूंगा, परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास का परिचय जो क्लास 1 है आज मेरी, और मैं आपके सामने इसको शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई साहब कि इतिहास या हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री है क्या? तो बच्चों इस इतिहास को समझने का हम यहां से प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? इतिहास कहते हैं। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसी किताब है जिसके अंतर्गत जो हो चुका है या कह सकता हूं अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, और ऐसी घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं जिनके होने के हमारे पास साक्ष्य, प्रमाण, एविडेंसेस, सबूत होते हैं। उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे। किसी मनगढ़ंत कहानी को हम इतिहास नहीं कह सकते, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में इतिहास को कहा जाता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो बच्चों हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? खोजबीन करके, खोजबीन करके जानकारी इकट्ठा करना या ज्ञान इकट्ठा करना, इस शब्द का अर्थ होता है। खोजबीन करके जानकारी या ज्ञान क्या करना? इकट्ठा करना। ये क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है हिस्टोरिया का। द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। भैया खोजबीन करके जानकारी इकट्ठा करना या नॉलेज इकट्ठा करना हिस्ट्री शब्द का मतलब होता है। और ध्यान रखना, ये सबसे पहले नेक काम करके दिखाया था एक व्यक्ति जिसका नाम है बच्चों क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस या फिर हेरोडोट्स जो है, हेरोडोटस जो है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ध्यान रखना, सबसे पहले खोजबीन करके जानकारी इकट्ठा करके जो सामने लेकर आया था वो व्यक्ति कौन था? आपका हेरोडोटस। और इसी को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ हिस्ट्री, या फिर मैं कह सकता हूं इतिहास का पिता। इसीलिए हिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं हम लोग? हेरोडोटस को कहते हैं। और पुस्तक यह है हिस्टोरिका। बात यह है कि हिस्ट्री का तो हमने पता कर लिया, लेकिन अब हम देखते हैं एक समस्या और आती है इतिहास पढ़ने में। क्या? ईसवी और ईसा पूर्व में हमको मतलब नहीं समझ में आता। बहुत सारे विद्यार्थी जो 0 लेवल से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत शानदार, ये वीडियो सीरीज उनके लिए बहुत शानदार होने वाली है। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं क्या कि ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रीगोरियन कैलेंडर को 1582 ईस्वी में पाप ग्रेगोरी द्वारा लागू किया गया था। इससे पहले अगर देखें तो यूरोपियन देशों में जूलियन कैलेंडर का प्रचलन था। अब मैं बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सर ये जूलियन कैलेंडर क्या है। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो हम पढ़ते हैं, ये सारे जो 12 मंथ है, ये क्या है आपके? ये ग्रीगोरियन कैलेंडर के ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको हम पढ़े कैसे? जैसे अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 से 0 तक हम आएंगे तो ये पूरा 2024 आ जाएगा। लेकिन जैसे में 1 2 3 अगर मान लो 2024 अगर ऐसा लिखा हुआ BC, तो इसका मतलब क्या होता है? ये चीजें हम समझते हैं। हिंदी में अगर देखें 2024 अगर ईस्वी लिखा हुआ है तो ये क्या है, और ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो ये क्या है? आ गई बात समझ में? इस प्रकार से इतिहास को हम जानेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि 0 यहाँ पे लिखा हुआ ईसा का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है बच्चों? BC कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट।
ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, और ईस्वी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है एनो डोमिनी, मतलब बाद का समय, ठीक है, बाद का समय। किसके बाद का समय? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूं कि 1191 में अगर मान लो तराइन का युद्ध होता है तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ईस्वी लिखेंगे, क्योंकि ये बाद का युद्ध है। अगर हम देखते हैं 1857 की क्रांति कब हुई थी तो यहाँ पे ईस्वी लिखेंगे। आजाद कब हुए थे? 1947, तो ईस्वी लिखेंगे। और ये देखा होगा 2022, 23, 24 आगे सब ईस्वी चलेगा, ध्यान रखना। लेकिन इसके पहले का समय सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, कलिंग युद्ध हो, ठीक है, इस पे भी हम क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व हो, पहली बौद्ध संगति हो ईसा पूर्व हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इसके पहले के समय को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ये चलता है आपका माइनस में और ये चलता है आपका प्लस में। देखो आप 1 2 3 3 2 1 लिखा हुआ है, यह लिखा 1 2 3 इस प्रकार से। तो होप आपको समझ में आया होगा। पोप ग्रेगोरी द्वारा बनाया गया कैलेंडर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीगेरियन कैलेंडर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग कहां पर? नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। आपको मालूम है एशिया महाद्वीप में कई सारी सभ्यताओं का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। चीन की सभ्यता हो, चाहे भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे ईरान इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इस प्रकार से कई सभ्यताओं को जन्म जो है देने वाला कौन है आपका? वो हो जाएगा आपका कौन? एशिया महाद्वीप। आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमारे पास में आते हैं एक समस्या। क्या समस्या आती है कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है। भाई इतिहास तो हमको पता चल गया इतिहास क्या होता है, लेकिन इतिहास को हम जानने के हमारे पास स्रोत क्या है? तो दो तरीके से हम स्रोत है हमारे पास में। एक तो होते हैं बच्चों क्या? पुरातात्विक स्रोत, और एक हो जाते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। आ गई मेरी बात में? क्या हो जाते हैं? एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक हो जाते हैं साहित्यिक स्रोत। तो इनको हम दोनों को बहुत अच्छी से समझते हैं। ये दो ही स्रोत है हमारे पास इतिहास को, हमारे इतिहास को जानने के लिए। यहां पर देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है? पुरातात्विक स्रोत। क्या दिखाया है? पुरातात्विक स्रोत। इससे हम इतिहास को कैसे पता कर सकते हैं? तो 4-5 आपके पास बिंदु दे रखे। सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख से हमको कैसे पता चलता है? दूसरी बात करते हैं हम लोग अवशेष। अवशेष से कैसे पता चलता है हमको? इसके बाद हम बात करते हैं स्मारक, सिक्के, मूर्तियां। इनमें हम कैसे पता करें इतिहास के बारे में? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ लिखा हुआ अभिलेख। अब भैया ध्यान रखना, एक अभिलेख है किसका? अशोक। एक राजा हुआ है भारत में जिसका नाम है अशोक। ध्यान रखना, अशोक के बारे में ये कहा जाता था कि ये श्रीलंका का महान राजा था, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये बात हमको कब पता चली? जब 1837 में एक व्यक्ति जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक महान राजा था उसके शिलालेखों को पढ़ने में क्या किया? सफलता हासिल की। और उसने जब पढ़ के बताया तो बताया कि अशोक भारत का राजा था, ना कि श्रीलंका का राजा था। मास की अभिलेख कर्नाटक में स्थित है, इसका नाम वहां से देवनामपुरी अशोक का नाम मिलता है वहां पर। ये श्रीलंका नहीं गया था, बल्कि इसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को कहा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ये जानकारी हमको कहां से मिलती है? हमको मिलती है ये अभिलेखों से। अगर आपसे बात कर ली जाए कि 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में जो अभिलेख था भानुगुप्त का अभिलेख, उसमें हमको जानकारी मिलती है पहली बार अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के, तो वो भी अभिलेख हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख से हमको क्या मिलता है? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी। तो ऐसे हमको क्या अभिलेखों से कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये सब जानकारी हमको इतिहास से मिलती है, और ये सब क्या हमारे पुरातात्विक स्रोत, इसीलिए तो इनको क्या संरक्षित रखा जाता है भारत सरकार द्वारा। बात करते अवशेषों की, तो अवशेष की अगर मैं बात करूं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से एक ऐसी मूर्ति के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, और उसको बताया गया है कि जो धरती माता है, धरती माता के ऊपर क्या है? अनाज उगाया जाता था। तो उसका क्या है भैया? उसके अवशेष हमको कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमको मिलते हैं, ठीक है। वो भी हमको हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। स्मारक की अगर हम बात करते हैं भाई साहब, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े आपके भवनों का निर्माण होता है, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े स्टेच्यू बनाए जाते हैं। स्मारकों में इस प्रकार से बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं, जैसे ग्वालियर का किला आज भी मजबूत है।
ठीक है, ताजमहल है, लाल किला है। इस प्रकार से क्या है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। सिक्के, तो बच्चों सिक्कों से भी हमको क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जिस राजा ने सोने के सिक्के चलाए होंगे तो वो राज्य बहुत समृद्ध रहा होगा, जिसने चांदी के सिक्के चलाए होंगे वो राज्य भी समृद्ध रहा होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि भारत में अगर किसी अन्य देश के सिक्के यहाँ मिलते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भारत में दूसरे देश के सिक्के क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो ईरान का सिक्का अगर यहाँ मिलता है तो हमको पता लगता है कि ईरान के सिक्के यहाँ क्या कर रहे हैं, या तो हम ईरान गए होंगे या फिर ईरान वाले यहाँ पर आए होंगे। तो इससे भी हमको ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार क्या भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास में होता था, कभी भारतीय इतिहास में हुआ है। मूर्तियों के अगर बारे में हम बात करते हैं भाई साहब, तो मूर्तियों में भी हमको ये पता चलता है, देखने को मिलता है कि मूर्तियों का निर्माण होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से एक नाचती हुई मूर्ति के बारे में हमको मिला है, भगवान शिव की आदि शिव जिसमें नटराज की मूर्ति मिली हुई है। तो उसके बाद में अभी देखा होगा आपने कि गुजरात राज्य में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। तो भाई अगर मान लिया जाए यही 1000 साल बाद अगर कोई देखता है कि इतनी ऊंची मूर्ति किसने बनाई होगी, कोई बड़ा व्यक्ति होगा ये, तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई विशेष कार्य किया है, जब तो उनकी मूर्ति वहां पर लगाई गई है। भारत का एकीकरण किया, इस प्रकार से पूरी दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाए। तो सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत है जिससे हम पता करते हैं। समझ आता है आपको? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, साहित्यिक स्रोत। ये तो हमने देख लिए, सिक्का मिल गया, मूर्ति मिल गई, भवन मिल गया, या कोई अवशेष मिल गया, या फिर कोई आपको अभिलेख मिल गया, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब हमको जानकारी किससे मिलती है, तो किताबों से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? किताबों से मिलती है। कि किसी की डायरी हम पढ़ लेते हैं, किसी के द्वारा कोई ग्रंथ लिखा गया वो हम पढ़ लेते हैं, किसी के द्वारा कोई उपन्यास, कविता, कुछ भी कार्य किया गया हो और उसकी अनुपस्थिति में उसको पढ़ लेते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये उसके द्वारा उस समय का कंटेंट है, वो क्या सोचते हैं, वो समाज के बारे में बताते हैं। कौन? लेखक लोग। अब भैया साहित्यिक स्रोत में एक तो धार्मिक स्रोत है और एक हो जाएगा आपका गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत है। अब भैया ध्यान रखना, धार्मिक स्रोत की अगर मैं बात कर लूं तो रामायण आता भैया। अब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे राम भगवान ने रावण को मारकर अयोध्या लूटे थे। महाभारत है, वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद जो है क्या है वो भी हमारे इतिहास के बारे में बताते। 108 उपनिषद, 18 पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सारे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और ये सब क्या है, ये सब है आपके धार्मिक स्रोत। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है इसमें धार्मिक स्रोत में, आपके शिव पुराण हो, चाहे वेद पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, चाहे कुछ भी हो। आगे देखते हैं, इधर लिखा हुआ आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र गैर धार्मिक साहित्य है। किसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र? चाणक्य की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? चाणक्य की पुस्तक है। और ये मौर्य काल की क्या है भैया, आपको राजनीतिक जानकारी देती है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो पतंजलि की पुस्तक है। पतंजलि जो था भैया क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या थे, आपके पुरोहित थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तिका है? तो ये विशाख दत्त की पुस्तिका है। इससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पंचतंत्र किसकी है? तो पंचतंत्र किसकी हो जाएगी? विष्णुगुप्त की हो जाएगी। ये भी हमको जानकारी मिलती है। इसके आगे लिखा हुआ आदि, चाहे कल्हण की राज तरंगिनी हो, चाहे आप बहुत सारे, ठीक है ना, कामसूत्रो वासयन की बहुत सारी पुस्तकें, उनके बारे में उससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब भारत में कई सारे विदेशी यात्री भी आए थे जो उस समय के भारत का बखान करते हैं या फिर भारत के बारे में बताते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके पड़ोसी से पूछो, वो पड़ोसी सब बताएगा। आ गई बात में कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले जो थे इनके है ना परिवार में बहुत लोग अमीर थे, ऐसा बताएंगे। और अगर गरीब होंगे तो गरीब बताएंगे कि भैया ये बहुत पहले गरीब हुआ करते थे, अब जो है अमीर हो गए। कौन बताता है? उसका पड़ोसी बताता है। तो हमारे भारत के उस समय के पड़ोसी जो देश थे, उन्होंने अपने राजदूत या फिर यहाँ पर जो व्यक्ति भेजे थे, जैसे मेगास्त्रेज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। फाइयान जो था भैया किसके समय में आया था? तो विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी। और इसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु को कहा है, ठीक है। हेनसांग हर्ष के समय में भारत आया था। इब्न बतूता 1333 में MBT 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था।
और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। अफ्रीका का यह यात्री मोरक्को से भारत आया था और इसने उस समय के कंटेम्प्ररी इंडिया या तत्कालीन भारत की क्या दी, हमको जानकारी दी है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बच्चों। अगली स्लाइड क्या कहती है? अगली स्लाइड कहती है आपकी कि इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है। तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना, लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो यह सबसे पहले मैं लिखता हूं लिखित और यहां लिखता हूं पुरातात्विक। यहां भी मैं लिखता हूं लिखित और यहां लिखता हूं मैं पुरातात्विक। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं लिखित और इसके नीचे लिखता हूं पुरातात्विक। समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ में। मैंने लिखा हुआ है यहां पर क्या, लिखित परीक्षा की बात कर रहा हूं, लिखित लिखा हुआ है। अब भैया ध्यान रखना, यहां है कि हमको उस जमाने में लिखित साक्ष्य नहीं मिले। कब मिले भैया? ध्यान रखना, यहाँ पर 3 भागों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसे काल के साक्ष्य में हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले। प्रारंभिक समय में मनुष्य जो है भैया बोल नहीं पाता था, जानवरों की भांति रहता था, कपड़े वस्त्र वगैरह नहीं पहनता था, खाना बदोश तरीके से रहता था, जानवरों का मांस खाता था। तो उस समय जैसे आपने कभी देखा जानवर कभी बोल पाते? नहीं बोल पाते। ऐसे ही उस समय का मनुष्य बोल नहीं पाता था, और जब बोल नहीं पाता था तो क्या भाषा का विकास होगा? और जब भाषा का विकास नहीं होगा तो क्या वो लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो भैया ध्यान रखना, यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, ये जरूर है कि हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य में हमको क्या मिले बच्चों? पत्थर मिले। क्या मिले? पत्थर मिले। और उन पत्थरों के आकार के आधार पर हमने क्या कर दिया? उनको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना, पत्थरों के आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा है। भाई पत्थर के आकार को या पत्थर के समय को हम क्या कहते हैं? पत्थर पाषाण काल कहते हैं। अब हमको पत्थरों का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। एक समय में, जैसे अभी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि पाषाण काल क्या है और किस तरीके से मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग करके जीवन यापन किया था शुरुआती दिनों में। ध्यान रखें इस बात का। पाषाण काल पढ़ेंगे, इसमें मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल सब पढ़ेंगे हम, है ना। उच्च पुरा पाषाण सब टोटल डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर आपका नव पाषाण। लिखित साक्ष्य मिले क्या? सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आएगा भैया, ध्यान रखना। लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं, उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, लेकिन उसको पढ़ने में क्या रहे? हम असमर्थ रहे। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए आपको कन्नड़ भाषा में कोई लेख लिख के दे दिया जाए, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, भले ही उसमें कुछ भी लिखा हो। आपको उसमें ऐसा लिखा हो कि आपको 50 लाख रुपए की धनराशि मिलने वाली है, उस कागज पे लिखा हुआ है उस 50 लाख राशि का पता, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो 50 लाख आपको जीवन भर क्या आपके मरने तक भी नहीं मिलेंगे इस बात को। तो ऐसे ही आपका क्या था कि बहुत सारा इतिहास हमारा छूट गया है। क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ने में असमर्थ रहे। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखना, लिखित साक्ष्य मिले जरूर है लेकिन पढ़ नहीं पाए। ठीक है, और यहां पर हमको क्या है? ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले भी है और उसको हम पढ़ भी पाए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में बता चुका हूं, वही अभिलेख, वही सिक्के, वही मूर्तियां, ठीक है, वही आपके स्मारक वगैरह सब है। तो ये हमको मिले हैं भैया पुरातात्विक स्रोत। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम पाषाण काल पढ़ेंगे, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता का कुछ पार्ट पढ़ते हुए आगे महाजनपद काल, रामायण काल वगैरह सब आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सारे वंश पढ़ेंगे और धीरे 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 ऐतिहासिक काल को भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके बाद जो आपकी क्लास नंबर 2 है, ठीक है, क्लास नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे। जल्दी आपको क्लास 2 मिलने वाली है। अगर आप हमारी चैनल पर बिल्कुल नियमित रूप से क्लासेस लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यूट्यूब चैनल जो है परीक्षार्थी IAS उसको शेयर करें, ताकि इसका लाभ वह विद्यार्थी भी ले सके जो ये सोचता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे कोचिंग करूं। तो भैया परीक्षार्थी IAS एकेडमी की ओर से ये निःशुल्क सेवा आपको उपलब्ध कराई जा रही है घर बैठे। तो प्यारे विद्यार्थियों, केवल आपको क्या करना, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलो ये फिर अगली क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, पाषाण काल
पाषाण काल में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप जल्दी से जल्दी क्या है वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही समाप्त होती है।